स्वागत है सभी का। आज का जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था सीईटी का, हम वो डिस्कस करने आए हैं और मेनली जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे जो पेपर हो रहे हैं वो इन सॉल्यूशंस को देख के जाएं, उनको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से पेपर बन रहा है और किस तरीके का पेपर आ रहा है। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कुछ 20-22 क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो सब पहला जो क्वेश्चन है वो है कि पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में फिर का संचय हो जाता है। रक्त में किस चीज का फॉर्मेशन होने लगता है? तो ये पीलिया के बारे में पूछ रहा है, जॉन्डिस के बारे में बात कर रहा है। तो जॉन्डिस में देखो इसका आंसर तो बिलिरुबिन चला जाएगा। बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होने लगता है। हकीकत में क्या हो रहा है कि जो रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा टूटने लगती हैं। इसके कारण बाइल पिगमेंट्स का फॉर्मेशन होने लगता है और बाइल पिगमेंट्स में मेनली बिलिरुबिन और बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ये दो पाइल पिगमेंट्स का बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होने लगता है क्योंकि आरबीसी कंटिन्यूअसली लगातार आरबीसी टूटती रहती है। बिलिवर्डिन। अभी आपने आपका आंसर बिलिरुबिन है, थर्ड आंसर है, बट आगे चल के यही क्वेश्चन रिपीट करे तो बिलिवर्डिन कर देगा। बाइल पिगमेंट्स के टूटने से होने वाली बीमारी है। जॉन्डिस में मेनली होता क्या है, त्वचा का जो कलर है, आंखों का जो कलर है वो पीला होने लगता है, इसीलिए नाम दिया गया पीलिया। तो पीलिया बोलने के पीछे रीजन है पीला कलर, किसका? त्वचा का, स्किन का और आंखों का जो कलर है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जॉन्डिस है ना, और आंसर थर्ड ऑप्शन इसका चला जाएगा। ये दो पिगमेंट्स हैं और आगे चल के यही क्वेश्चन अगर वो एनलार्ज करना चाहेगा तो बिलिरुबिन की जगह बिलिवर्डिन लिख देगा या फिर बाइल पिगमेंट्स लिख देगा, सीधा सीधा डायरेक्टली पूछ लेगा। तो अगला क्वेश्चन अपन फिर चल करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह है सार्वभौमिक ग्राही है? कौन सा रक्त समूह है सार्वभौमिक ग्रह है? अब इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करना चाह रहा है। अब यूनिवर्सल एक्सेप्टर का मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी से भी ब्लड ले सकता हो, ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी से भी ब्लड ले सकता हो। किसी से भी ब्लड लेने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ए एंटीजन भी होना चाहिए, बी एंटीजन भी होना चाहिए और आर एच एंटीजन भी होना चाहिए। ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें ए एंटीजन भी हो, बी एंटीजन भी हो और आर एच एंटीजन भी हो, वो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? सार्वभौमिक ग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो ऐसा ब्लड ग्रुप कहाँ है? फोर्थ आंसर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सार्वभौमिक ग्राही, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ए एंटीजन, बी एंटीजन एज वेल एज आर एच एंटीजन, सभी की प्रेजेंस होगी तो वो ब्लड ग्रुप किसी से भी ले सकता है। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ए बी पॉजिटिव, और आप लोगों को लगभग ये चीजें याद भी रहती हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता है? सर्वदाता का मतलब यूनिवर्सल डोनर। ऐसा ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करना है इन ऑप्शंस में कि जो किसी को भी दे सकता है। अब किसी को भी ब्लड ग्रुप देने के लिए ऐसा ब्लड ग्रुप होना चाहिए जिसके पास एंटीजन नहीं होना चाहिए। एंटीजन नहीं हो, बस इसके पास है एंटीजन, ए एंटीजन है, इसके पास बी एंटीजन है, इसके पास ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों है। एक ही ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसके पास एंटीजन नहीं है, वो है ओ ब्लड ग्रुप। और इसका भी और अच्छा आंसर ध्यान रखना, ओ नेगेटिव। इसको बोलते हैं सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। इसको क्यों सर्वदाता बोले? क्योंकि इसके पास ना ही तो ए एंटीजन, ना ही बी एंटीजन और ना ही आर एच एंटीजन। तो किसी की बॉडी में जाएंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने का खतरा ही नहीं रहेगा, ब्लड इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। सिनकोना एक प्लांट है, उससे मिलने वाली मलेरिया की दवा, और सिनकोना से मिलने वाली मलेरिया की दवा कौन सी है? क्विनिन। क्विनिन इसका नाम है। और ध्यान रखने की बात, ये तो डायरेक्टली पॉइंट हो गया कि क्विनिन एक दवा है जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, सिनकोना प्लांट से ऑब्टेन की जाती है। बट सिनकोना के भी बार्क से मिलती है ये। सिनकोना भी कैसे? बार्क से, छाल। तो आगे अगर आगे चल के यही क्वेश्चन वो दोबारा फ्रेम करना चाहेगा सिनकोना प्लांट के लिए, तो वो पूछेगा कि उसकी भी किस प्लांट पार्ट से वो ऑब्टेन की जाती है, तो वो है बार्क, उसकी छाल से मिलने वाली दवा है ये। क्विनेन आंसर चला जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, बेकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? बेकिंग इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है। अब बेकिंग इंडस्ट्री का मतलब जैसे ब्रेड का बनना, ऐसी चीजें इस इंडस्ट्री में इंक्लूड करी जाती हैं। मेनली इसमें जो कवक, जो फंजाई यूज की जाती है वो एक ईस्ट है,
और ध्यान रखना, ये बेकिंग इंडस्ट्री की बात नहीं, ये ब्रीविंग इंडस्ट्री की बात करें ना, अल्कोहल इंडस्ट्री जहाँ वाइन्स बनती है, दारू वारू बनेगी, उनके रेस्पेक्ट में भी अगर बात करेगा तो भी इसका आंसर ईस्ट ही जाएगा। और वो ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी। ये एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है ऐसा क्वेश्चन। अदर कंपटीशन में भी ये बहुत बार पूछा गया कि ये वो ईस्ट का नाम बताओ जो किस में यूज की जाती है, बेकिंग इंडस्ट्री और ब्रूइंग इंडस्ट्री, अल्कोहल बनाने के लिए भी और ब्रेड व्रेड जैसे चीजें बनाने के लिए भी जो यूज किया जाता है, वो मेनली कौन यूज किया जा रहा है, ईस्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की वजह। लिथियम और मैग्नीशियम के पीछे जो सिमिलरिटी देखने को मिलती है उसके पीछे रीजन क्या है, तो उसके पीछे जो रीजन है वो है समान आयनिक विभव, सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। सिमिलर आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, मेनली तो आंसर तो ये हो गया कि समान आयनिक विभव है, सिमिलर आयनिक पोटेंशियल देखने को मिलता है, इसलिए उनके बीच में रिलेशनशिप देखने को मिलती है। उस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, मेनली पहले तो ये पता चलना चाहिए उस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं। तो उस रिलेशनशिप को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। उस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। और किस कारण आई वो डायगोनल रिलेशनशिप, तो वो सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। सिमिलर आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज और साइज का रेशियो है, चार्ज और साइज का रेशियो होता है। तो ये समान हो जाती है, जिसके कारण इन दोनों में, लिथियम और मैग्नीशियम में बहुत सारी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। ये जो कंपाउंड बनाते हैं वो एक जैसे बनाएंगे, इनका जो नेचर है वो एक जैसा होगा। तो उसे बोलते क्या है उस रिलेशनशिप को, डायगोनल रिलेशनशिप। और किसके कारण आई वो रिलेशनशिप, तो आयनिक पोटेंशियल सिमिलर होने के कारण। आयनिक पोटेंशियल में पूछ ले, आगे चल के पूछे चार्ज सेम है, साइज सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम होना चाहिए। तो ये इनडायरेक्टली कोई भी आगे चल के यही क्वेश्चन वो अलग तरीके से फ्रेम करना चाहेगा, तो आयनिक पोटेंशियल की नहीं बात करके चार्ज और साइज की बात करेगा। चार्ज एक ऑप्शन में लिखेगा ओनली चार्ज सेम है, ओनली साइज सेम है, नहीं, दोनों चीज सेम होती है। तो ये वाला पॉइंट, और ये भी ध्यान रखना कि डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है पुनेट वर्क से हम किसका अध्ययन करते हैं, पुनेट स्क्वायर। ये जेनेटिक्स में यूज होता है, आनुवांशिक जब भी हम पढ़ते हैं तो वहां इनका यूज होता है। ये स्क्वायर्स हैं जो जीनोटाइप पता करने के लिए, मेनली जीनोटाइप पता करने के लिए यूज किया जाता है। मेंडल ने जो ग्रिगोर जॉन मेंडल ने बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उनमें जो जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन पता करने के लिए कि जीनोटाइप कौन सा जीनोटाइप बनेगा, कौन सा स्मॉल होगा, कौन सा टॉल होगा। फिनोटाइप तो देख के पता चल जाता है, जीनोटाइप को जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन से पता किया जाता है। तो उसके लिए यही पुनेट स्क्वायर्स का यूज किया जाता है। पूरा नाम है आर.सी. पुनेट, तो वो भी ध्यान रखना। तो इसका सिंपल सा आंसर चला जाएगा आनुवांशिक जेनेटिक आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपच। अपच का मतलब निम्न में से किस प्रकार की दवाइयां अपच के निदान में काम आती है, तो इंडाइजेशन। अब इंडाइजेशन का सिंपली, अब इसका आंसर क्या चला जाएगा, एंटा एसिड। मेनली एंटा एसिड के कारण इंडाइजेशन होता है। इंडाइजेशन क्या है, फूड का प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होना। फूड का प्रॉपर डाइजेशन कब नहीं होगा, जब प्रॉपर एसिड का सिक्रेशन नहीं होगा या एसिड का बहुत ज्यादा सिक्रेशन होता है, तो उस कंडीशन में इंडाइजेशन अपच देखने को मिलता है। फूड का प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि एसिड का सिक्रेशन जरूरी है, और बहुत ज्यादा सिक्रेशन होगा तो एसिडिटी बनने लगती है, इस रीजन है। तो इसका ट्रीटमेंट के लिए एंटा एसिड्स का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुंबद। ध्यान रखना, गुंबद का मतलब बहुत बड़े स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, लगभग फुटबॉल के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। फुटबॉल तो छोटा हो गया, पर उसके जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होंगे, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, जिनको इंग्लिश में बोला जा रहा है बकमिनिस्टर फुलरीन, बकी बॉल्स, बहुत बड़ी बड़ी बॉल्स है। तो ये काम कौन करता है, फुलरीन। ध्यान रखना, ये तीनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स है, कार्बन की फॉर्म्स है, इनके फॉर्म में कार्बन मिलता है, पर इसका आंसर कौन सा है, फुलरीन। इसलिए उसने तीनों ऑप्शन दिए कि कंफ्यूजन हो, पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फुलरीन का काम है। क्योंकि फुलरीन में जो मेनली तीनों ही कार्बन के बने हुए हैं, पर इसमें जो कार्बन का नंबर है वो बहुत ज्यादा होगा, 60 होंगे, C70 होगा, है ना, 350 तक कार्बन का नंबर चला जाता है। तो जियोडेसिक डोम्स गुंबद से आइडेंटिफाई कर लेना, बहुत बड़े बड़े स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं। तो फुलरीन इसका आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं मतलब WBC की संख्या, लाल रुधिर कणिकाएं RBC की तुलना, सीधी सी बात है, RBC का नंबर तो बहुत ज्यादा होता है, लगभग 50 से 55 लाख होती है, जबकि ये हजारों में है, 7,000 से 11,000।
7,000 से 11,000, जबकि ये 50 से 55 लाख, तो बहुत ज्यादा नंबर होता है। तो WBC का नंबर तो सीधी सी बात है कम ही हुआ, इट इज लेस। नंबर आइडेंटिफाई हो गया, आरबीसी का नंबर लाखों में 50 से 55 लाख, जबकि WBC का नंबर हजारों में 7,000 से 11,000 के आसपास ही इनका नंबर होता है। तो इजी सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, विपरीत लक्षणों, विपरीत मतलब अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट कैरेक्टर्स की बात कर रहा है, जिन्हीं जोड़े को कहा जाता है। तो इसका आंसर है अलील। ध्यान रखना, अलील एक कैरेक्टर की फॉर्म है, मतलब एक ही कैरेक्टर के दो तरीके। एक जैसे मेंडल ने 7 कैरेक्टर की स्टडी करी थी, 7 कैरेक्टर लिए थे तो 14 क्या थे, अपोजिट ट्रेड्स, फॉर्म थी कैरेक्टर्स की। एक कैरेक्टर की दो चीजें, या जैसे हाइट का कैरेक्टर लिया, मेंडल ने हाइट का कैरेक्टर लिया तो या तो प्लांट टॉल्स मिले, लंबे मिले, या बहुत छोटे मिले जिनको ड्वार्फ बोला गया। तो ये क्या है, ये क्या है, अपोजिट ट्रेड्स, एक दूसरे के अपोजिट, एक बड़े एक बहुत छोटे। तो इसको इंडिकेट कौन करेगा, अलील। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी दरु को तेजी से घुमाया जाए, किसी लिक्विड को बहुत तेजी से घुमाया जाए, तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर, भारी चीजें नीचे बैठ जाएंगी, हल्की चीजें ऊपर रहेंगी। इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रण बोलते हैं इसको। इसमें चीजों को बहुत हाई स्पीड से घुमाया जाता है। तो और ये काम करता है डेंसिटी, घनत्व के बेसिस पे, डेंसिटी और घनत्व के बेसिस पे काम करता है, और डेंसिटी डिपेंड करता है मास पे। तो जब चीजों को बहुत हाई स्पीड से घुमाया जाएगा, आजकल एडवांस जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स हैं वहां पर इसका बहुत यूज किया जाता है। तो डेंसिटी और मास से चीजें अलग अलग होंगी, पृथक हो जाएंगी, हल्की चीजें ऊपर रहेंगी, भारी चीजें नीचे बैठ जाएंगी। तो सीधा लैंग्वेज से ही आंसर आ जाएगा, अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। अगला क्वेश्चन, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला पारम, ध्यान रखना यहां से आंसर बनेगा पारम। इसका मतलब ये बात कर रहा है कि एक्वेटिक जब इकोसिस्टम की बात करें, वहां स्टार्टिंग फूड चेन की स्टार्टिंग कहां से होगी, तो स्टार्टिंग में बहुत छोटे छोटे प्लांट्स आएंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं उनको, बहुत छोटे छोटे प्लांट को क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। इसके बाद में फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनको जूप्लैंक्टन्स बोलते हैं। उनको खाने के लिए फिर छोटी छोटी मछलियां होती हैं, उनको स्मॉल फिश बोलते हैं। फिर और बड़ी फिश लार्ज फिश बोलते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है कि आज इस क्वेश्चन में तो क्या पूछा गया, स्टार्टिंग कहां से हुई, प्रारंभ कहां से हुआ। अगले क्वेश्चन में यही, पेपर में यही क्वेश्चन क्या पूछे, सीक्वेंस पूछ ले, तो 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे आएगा फूड चेन में, और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, लार्ज फिश। लार्ज फिश। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आंसर चला गया फर्स्ट। इसके बाद में पूछा गया कि अनुवाद प्रक्रिया का दमन, दमन का मतलब होता है सप्रेस, जो रोकने वाले होंगे वाला ट्रिपलेट कोड कौन सा है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को रोकने वाला कौन सा है, तो रोकने वाले 3 होते हैं, उनको स्टॉप कोडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडन। दमन करने वाले, रोकने वाले 3 होते हैं, UAA, UAG और UGA। अब जो भी ऑप्शन में हो वो आइडेंटिफाई कर लो, UAA सेकंड आंसर चला जाएगा। AUG के बारे में याद रख लेना, अगले पेपर में पूछे कि ये तो रोकने वाला पूछा, सप्रेसर कोडन पूछा, अगले पेपर में क्या पूछेगा, स्टार्टिंग कोडन, जो ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस को जो स्टार्ट करेगा वो कोडन कौन सा है, तो वो है AUG, स्टार्टिंग कोडन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इंडिकेट करता है कि ऐसे ही क्वेश्चन वो आगे बनाएगा। यहां स्टॉप पूछा तो आगे में स्टार्टिंग पूछेगा। किसी वस्तु का आभासी, वर्चुअल और वह विविध प्रतिबंध प्राप्त किया जा सकता है। वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज की बात कर रहा है, तो ये कनकेव मिरर में बनती है। अवतल दर्पण की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो हमेशा जब भी इमेज बनाएगा तो आभासी और मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। जबकि कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें तो ये हमेशा ऑलवेज कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ये ध्यान रखने की पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, हैबर प्रक्रिया, हैबर प्रोसेस में उपयुक्त तापमान और क्या पूछा, स्टिमुलस, तापमान टेम्परेचर की बात कर रहा है और स्टिमुलस की बात कर रहा है। स्टिमुलस को उत्प्रेरक कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं, जो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को इनिशिएट करने के बाद में एक बार जो स्टिमुलस प्रोवाइड, स्पीड प्रोवाइड करेगा, उसके बारे में पूछ रहा है। स्टिमुलस करने वाला, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट बोल देता, एक ही बात थी। तो एक बार ध्यान रखना कि हेबर्स प्रोसेस का मतलब क्या, जिसमें अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। हेबर्स प्रोसेस में हो क्या रहा है, अमोनिया बन रही है।
तो हैबर्स प्रोसेस का मतलब अमोनिया का फॉर्मेशन। कैटलिस्ट कौन सा? आयरन। टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास, इतना तापमान चाहिए। एक ही है इसकी आयरन, एक ही जगह दे रखा है। कैटलिस्ट उत्प्रेरक एक ही जगह, स्टिमुलस एक ही जगह है। टेम्परेचर भी बहुत कम दे रखा है, जबकि टेम्परेचर चाहिए लगभग 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो उसका आंसर चला जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आध्यात्मिक गुण प्रदर्शित नहीं करता? मतलब नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। एग्जिबिट्स पूछा, कौन करता है? नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी किसमें देखने को मिलती है? अधातु की जैसी प्रॉपर्टी। अब अधातु प्रॉपर्टी, ये मेटेलिक है, ये मेटेलिक है, ये तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक कैरेक्टर है। इन दोनों के कैरेक्टर जरूर मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, धातु और अधातु दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं ये, और ये अकेला ही है जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। इसमें एक पॉइंट अपने लिए और इंपॉर्टेंट हो सकता है आगे के क्वेश्चंस में, अभी तो ये आंसर हो जाएगा, पर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी सेकंड एक ग्रुप में अकेला बेरिलियम ही ऐसा नॉन मेटेलिक एलिमेंट है जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है। बाकी सेकंड एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है वो सब मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नॉन मेटल यहां कौन हो गया? बेरिलियम। एल्यूमिनियम और टिन के लिए अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये दोनों मेटल की धातु और अधातु दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए इनको एलोट्रॉप्स भी कहते हैं। ये पॉइंट भी काम का है, आगे फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब दृष्टि दोस्त, ये एस्टिग्मेटिज्म की बात कर रहा है, एस्टिग्मेटिज्म की बात कर रहा है। और एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि जो कॉर्निया है उसकी शेप स्फेरिकल नहीं रह पाती। ये किसकी बात कर रहा है? एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म की बात कर रहा है, जिसमें कॉर्निया की जो शेप है वो स्फेरिकल नहीं होती, वो सिलेंड्रिकल हो जाती है, बेलनाकार शेप हो जाती है। इसके कारण एस्टिग्मेटिज्म देखने को मिलता है। इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट एक ये थर्ड आंसर कि नेत्र लेंस धुंधला, जबकि इसमें नेत्र लेंस धुंधला नहीं होता, जो विजन है वो धुंधला हो जाता है, लेंस धुंधला नहीं होगा। धुंधला क्या होगी? इमेज जो बनेगी वो इमेज वो धुंधली बनेगी, क्योंकि कॉर्निया की शेप ही स्फेरिकल नहीं रही। शेप ही नहीं स्फेरिकल नहीं रहेगी तो इमेज ही पर्टिकुलर बनेगी नहीं, लाइट फोकस ही नहीं करेगी। तो एस्टिग्मेटिज्म के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें स्फेरिकल नहीं रह पाती। कैसी शेप हो जाती है? बेलनाकार, सिलेंड्रिकल शेप हो जाती। तो इसका आंसर 4 चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तम श्रेणी का कोयला, बेस्ट क्वालिटी का कोल, इसका आंसर है एंथ्रासाइट। याद कर लेना। अब यहां अच्छी क्वालिटी का कोल के बारे में पूछा है, मान लो अगले क्वेश्चन में पूछा कि बहुत खराब क्वालिटी का कोल कौन सा है, तो पीट सबसे अच्छा ये, सबसे खराब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अगले क्वेश्चन, अगले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। यहां एंथ्रासाइट अच्छी क्वालिटी का है तो पीट उसे खराब क्वालिटी का है। अब इसके बारे में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा साथ ध्यान रखना है। 36,000 किलोमीटर और इक्वेटोरियल प्लेन, ये पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। सीधा सीधा देखो, मीटर वाला तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से स्टेशनरी सैटेलाइट की जो दूरी है वो मीटर में तो हो ही नहीं सकती। बहुत ज्यादा दूरी हो गई तो किलोमीटर में होगी। दो ही ऑप्शन है। और इक्वेटोरियल प्लेन में भूमध्य रेखीय तल में वो रोटेट करता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखने का है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। लास्ट सवाल, ये क्या है? क्वासिकोर आमतौर पर बच्चों में किस आयु में देखने को मिलता है? क्वासिकोर, ध्यान रखना, दो बीमारी हैं जो प्रोटीन और एनर्जी की कमी से होती हैं, जिनको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। एक होती है क्वासिकोर और एक होता है मार्समस। क्वासिकोर जो बीमारी है वो मेनली छोटे बच्चों में नहीं होगी, इसके लिए बड़े बच्चे, थोड़े बड़े बच्चे में होगी, क्योंकि इसमें ओनली प्रोटीन की कमी देखने को मिलती है। क्वासिकोर वाले बच्चों में ओनली प्रोटीन की कमी है, जबकि मार्समस वाले जो बच्चे हैं उनमें प्रोटीन की कमी और एनर्जी की कमी, कैलोरी की भी कमी, फैट वसा की भी कमी देखने को मिलती है। तो ये बच्चे बहुत छोटे होंगे, जबकि ये लगभग 1 साल से भी छोटे बच्चे होंगे मार्समस में, जबकि क्वासिकोर में बच्चे थोड़े बहुत बड़े होंगे, क्योंकि ओनली प्रोटीन की कमी ही देखने को मिलेगी। कैलोरी की इंटेक अच्छा है, एनर्जी के सोर्स अच्छे मिल रहे हैं, पर फैट का कंटेंट अच्छा है, पर उनमें प्रोटीन की कमी है। तो लगभग बच्चा 1 से 5 साल की उम्र का होगा। तो इसका आंसर चला जाएगा सेकंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के पेपर के, और इसी सीक्वेंस में हम आगे के पेपर भी सॉल्व करवाएंगे और विद एक्सप्लेनेशन आपको कंप्लीट करके देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।